मैं अपनी कोचिंग जा रही थी, मेरे बाल लंबे हुए बहुत थे एंड मैंने एक पोनी बांधी हुई थी। उन्होंने मेरी पोनी ऐसे पुल करके अपने लैप पे लिटा लिया। उन्होंने गले पे नाइफ रख दी, बॉटल खोला एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में लेके मेरे सर से वो डालना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने आँख से बस एसिड पोंछ रही थी और आँख बंद करके ऐसे ही दौड़ रही थी। थोड़ी सी आँख खोलती थी, एसिड पोंछती थी एंड दौड़ती थी एंड ही वाज रनिंग आफ्टर मी विद दैट नाइफ। सलाम, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है चांद और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो ऐसी लड़की की कहानी है जो एसिड अटैक सर्वाइवर है, जिसकी उम्र 14 साल की थी जब उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। दरअसल 2014-2010 इस टाइम पे एसिड अटैक के जो केसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। इस टाइम पे मैं भी हाई स्कूल में थी और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो मेरी एज तकरीबन इसी एज के हम भी थे, 14 साल के थे। तो हम लोग सुबह स्कूल जाए और वो हमारी कोचिंग चलती थी। तो मेरी क्लास में एक क्लासमेट था मेरा, वो तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मैंने पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, मैंने कहा स्कूल में ये सब अच्छा नहीं लगता है और फिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। एज ए फ्रेंड, हम एज ए फ्रेंड है, फ्रेंड ही रहेंगे। तो मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी तो उसने मुझसे कहा इस टाइम पे एसिड अटैक के जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी वहाँ पे एक लड़की ने उसको मतलब मना कर दिया तो उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। तो यहाँ पे एक ऐसा केस हुआ, वहाँ पे एक ऐसा केस हुआ। तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी कि ऐसा ऐसे ऐसे होता है। हमें मालूम नहीं था क्योंकि हमारे घर में टीवी वगैरह नहीं थी, ना न्यूज़ वगैरह देखते थे। तो उस टाइम हाई स्कूल तक पढ़ाई चल रही थी तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता था, टीवी वगैरह पे नहीं। तो उस लड़के को इस बारे में पता चला कि फिर मतलब मुझे इस तरह से बताया गया है। तो एक रात ही तो मेरी जो साथ लड़की जाया करती थी मेरे घर तक के, वो उस रात नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी। और मेरे स्कूल के रास्ता और मेरे घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था कि फिर भी उस रास्ते में एक गली पड़ती थी जो काफ़ी सन्नाटी थी। मेरा घर उससे थोड़ी ही दूर था। तो मैं उस गली से जब गुजरी तो वहाँ पे अंधेरा भी रहता था। तो सडनली वो मेरे सामने आ गया और डर गई। मेरे ध्यान में बस वही एसिड अटैक का ही चल रहा था। तो उसने मुझसे कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे पर एसिड नहीं फेंकूँगा। तो मुझे शॉक हो गई कि ये इसने क्या कह दिया, एसिड नहीं फेंकूँगा, क्या ये सोच रहा था। और फिर वो वहाँ से चला गया, कहने लगा कि तुमने नहीं कर दिया तो क्या हुआ, मैं भी बहुत छोटा हूँ, आगे चल के और लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो वो वहाँ से चला गया। फिर मैं अपने घर चली गई। फिर उसके बाद हमारा स्कूल ख़त्म हो गया। हाई स्कूल के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और मैं उसी स्कूल में पढ़ती रही। इस इंसिडेंट को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो चुके हैं। और आज जिस लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भी हाई स्कूल उसने कर लिया था, फर्स्ट ईयर में थी। उसकी उम्र 14 से 15 साल होगी। और उसकी मामा के जो कज़न थे, मतलब मामू लगते थे, उन्होंने उसके साथ ये काम किया, ये गंदा काम किया, एसिड अटैक, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं अपनी कोचिंग जा रही थी, मेरे बाल लंबे हुए बहुत थे एंड मैंने एक पोनी बांधी हुई थी। उन्होंने मेरी पोनी ऐसे पुल करके अपने लैप पे लिटा लिया। उन्होंने गले पे नाइफ रख दी, बॉटल खोला एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में लेके मेरे सर से वो डालना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने आँख से बस एसिड पोंछ रही थी और आँख बंद करके ऐसे ही दौड़ रही थी। थोड़ी सी आँख खोलती थी, एसिड पोंछती थी एंड दौड़ती थी एंड ही वाज रनिंग आफ्टर मी विद दैट नाइफ। सलाम, मेरा नाम रेशम फातिमा है और मैं अभी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई जेएनयू से मास्टर्स इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज कर रही हूँ और मैं एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी वर्क करती हूँ। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था और उसके बाद मेरी पूरी परवरिश और स्कूलिंग मेरी लखनऊ से हुई है, जहाँ मेरे नानी नाना रहते थे और मेरी परवरिश नानी नाने के पास ही हुई है और मम्मी पापा जमशेदपुर में रहते थे। उसके बाद बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी, स्कूलिंग बेस्ट चल रही थी, सारे क्लास पूरी फ्रेंड होती थी मेरी और उसके अलावा बहुत फ्रेंड्स होते थे, हंसना बोलना। मेरी जो फ्रेंड्स थे मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से बुलाते थे। बट हर कुछ हमारी लाइफ में स्मूथ नहीं जाता है और जैसा हम चाहें वैसे नहीं होता है, तो लाइफ का मतलब ही शायद वो होता है। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ 2014 में 1 फरवरी को, जिसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। मैं अपनी कोचिंग जा रही थी, मैं 11th क्लास में उस टाइम पे थी। तो कोचिंग के रास्ते ही में मेरे मम्मा के कज़न, जो कि मेरे मामू लगते थे, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आओ मेरी गाड़ी में मतलब बैठो, मेरे साथ चलो। मैंने उनको डिनाई कर दिया। मैंने उनको डिनाई इसलिए किया
क्योंकि वो मुझे पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। मुझे कंटिन्यूअसली थ्रेट्स देते थे कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गोली से उड़वा दूँगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैं तुम पे एसिड फेंकवा दूँगा। तो मैं एक 15 साल की बच्ची थी, मैंने घर में भी नहीं बताई थी ये बात। ये मेरी गलती थी शायद, बट आप एक 15 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, बट कहीं न कहीं मुझे इतना यकीन था उन पे, क्योंकि मैं बचपन से उनकी गोदी में खेली थी। लिटरली मैं उनकी गोदी में, उनके कंधे पे चढ़ के उनके साथ खेली थी। बचपन से वो हमारे घर आते थे। तो मुझे लगा, उतना भरोसा था, तो मैंने बोला ठीक है चलिए चलती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। मैं इसके बाद जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ, घर पे भी सबसे मिलता हूँ, तो चलो। तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। फिर जब हम जाने लगे तो सडनली उन्होंने कार लॉक कर ली। तो मैंने बोला आपने कार लॉक क्यों कर ली? तो उन्होंने कहा अरे चलो तो तुम। फिर जैसे ही आगे थोड़ा-सा बढ़े, तभी वो मुझे लेके गए शहीद पथ पे, जो एक हाईवे है लखनऊ में। तो शहीद पथ के ही थोड़ा पास मेरा घर है, बट शहीद पथ अपोज़िट डायरेक्शन में है। तो जैसे ही वो मुझे शहीद पथ पे ले गए, थोड़ी आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी। वो काफ़ी सुनसान एरिया था। वहाँ पर गाड़ी रोक के वो मुझसे बोलने लगे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें, मुझे घर जाना है। तो फिर कहने लगे नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वो मुझसे मेरी मम्मा के ऐज के थे, अराउंड 20-22 इयर्स बड़े थे। मैं एक 15 साल की बच्ची थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे हैंडल करूँ वो सिचुएशन। मैं बहुत डर गई थी। बट मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए आप, फिर मैं आपसे बात भी करूँगी। कहने लगे नहीं, नहीं तुम मुझसे बात नहीं करती हो, मुझसे ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ। एंड वो सडनली अपनी स्टीयरिंग जो होती है कार की, उस पे सर मारने लगे एंड कहने लगे क्यों नहीं बात करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ये किससे दोस्ती रखती हो? तुम्हारे इतने दोस्त हैं स्कूल में, क्यों दोस्त होते हैं? तुम किसी और से लोगों से क्यों बात करती हो? तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे बात करा करो। मैंने जब वो अपनी स्टीयरिंग पे अपना सर मार रहे थे, तो विंटर्स का टाइम था और उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी। तो उनकी जैकेट की ज़िप पूरी खुली हुई थी एंड सडनली मुझे वहाँ पर उनके जैकेट के अंदर बहुत बड़े सारे न्यूज़पेपर्स रैप्ड दिखे। तो मैंने जल्दी से वहाँ पर से वो न्यूज़पेपर्स निकाले और पूछा ये क्या है? और जैसे ही मैंने वो न्यूज़पेपर्स निकाले, उसमें था बचर नाइफ, जो कि कसाई की शॉप पे एक चाकू यूज़ होता है बेसिकली, दैट वो था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने बोला ये क्या है? कहने लगे टेंशन मत लो, ये तुम्हारे नहीं मेरे मरने का इंतज़ाम है। मैंने बोला जो भी है आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, आप उसके बाद आपको जो करना है आप करिएगा। तो मैंने वो अपने पास रख लिया, अपने लैप के नीचे दूसरे कार के दूसरी साइड पे वो नाइफ रख लिया। उसके बाद उन्होंने डैशबोर्ड से एक जो बार्बर की शॉप पे अस्तूरा यूज़ होता है बेसिकली, छोटा वाला नाइफ, वो मेरे गले पे रखा और मुझसे बोला कि मार दूँ? मैंने बोला कि बहुत डर तो लग रहा था ऑनेस्टली उस टाइम पे, मगर मैंने हिम्मत करके बोला नहीं, आप मेरे मामू हैं, आप मुझे क्यों मारेंगे? तो वो हँसने लगे और उन्होंने वहाँ से मेरे गले से मेरे नाइफ हटा लिया। उसके बाद वो कहने लगे चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने बोला जी प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए मुझे आप घर। तो कहने लगे आराम से बैठो, टेंशन मत लो, चल रहा हूँ। तो मुझे लगा वो कार स्टार्ट करेंगे, मैं आराम से आगे देखने लगी। तभी सडनली कार के सेंटर लॉक होने की आवाज़ आती है ना, वो खट से, वो ऐसे आवाज़ हुई। आज तक वो आवाज़ मेरे कान में गूंजती है। तो उसके बाद मैं उनकी तरफ मुड़ी एंड बोला क्या हुआ? तो सडनली उन्होंने एक बिसलेरी की बॉटल निकाली, जो कार का बॉटल वाला एरिया होता है वहाँ से, एंड उसमें येलोइश लिक्विड था। तो उन्होंने मुझसे खुद पूछा, पूछोगी नहीं ये क्या है? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे मतलब क्या है बताइए मुझे। तो कहने लगा अरे कोई बात नहीं, ये शक्कर पानी का घोल है। मुझे बीपी लो होने की प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस करा है उसको देने के लिए। एंड सडनली जैसे ही मैं आराम से बैठ गई कि चलो ये पिएँगे, एंड उन्होंने बॉटल खोला एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में लेके मेरे सर से वो डालना स्टार्ट कर दिया। 2 सेकंड के लिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो एसिड है, बिकॉज़ एसिड फौरन बर्न करना स्टार्ट नहीं होता है। इट टेक्स अ व्हाइल। तो मुझे पहले लगा पेट्रोल है, ये शायद मुझे जलाएँगे। बट सडनली आफ्टर 10 सेकंड्स वो फ्यूम्स उड़ने लगी एंड मेरे नाक में वो फ्यूम्स, वो H2SO4 की स्मेल जाने लगी एंड मैं समझ गई एसिड है और मुझे सडनली बहुत ज़्यादा जलन भी स्टार्ट हो गई। बट उन्होंने पूरी बॉटल सर से मेरे खाली कर दी एंड पूरे बॉडी पे डाला उन्होंने मेरे। बट उस टाइम पे मैंने बहुत सारे स्वेटर्स पहने हुए थे, अराउंड 5-6, थैंक्स टू माय नानी, बिकॉज़ वो मुझे बहुत ज़्यादा केयर के तौर पे स्वेटर्स पहना के भेजती थी हर जगह पे विंटर्स में। तो मैंने 5-6 स्वेटर्स पहने हुए थे अपर बॉडी में, तो मेरे अपर बॉडी में तो नहीं आ पाया, बट मेरे सर, मेरे फेस, मेरी पूरी थाई, बिकॉज़ मैंने जीन्स पहनी हुई थी एंड वो जीन्स वहाँ से जल के गायब हो चुकी थी। एंड इतना होने के बाद उन्होंने, मेरे बाल लंबे हुए बहुत थे एंड मैंने एक पोनी बाँधी हुई थी, उन्होंने मेरी पोनी ऐसे पुल करके अपने लैप पे लिटा लिया एंड मेरी आँखें तो बंद थी, बट आई कुड फील दैट नाइफ मेरे गले पे। उन्होंने गले पे नाइफ रख दी एंड दैट वाज़ द मोमेंट। मुझे रियलाइज़ हुआ ओके, मैंने अपने दिल में सोचा, आज भी मुझे इतनी अच्छी से याद है कि मैंने अपने दिल में सोचा ओके, ये होती है डेथ, इसका मतलब होता है डेथ, दिस इज़ द एंड। बट सडनली उस मोमेंट के सडन जो नेक्स्ट मोमेंट था, उसमें मैंने सोचा रेशम कोशिश तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। उस मोमेंट मुझे कहाँ से हिम्मत आई, कहाँ से हौसला आया मुझे नहीं पता है। मैंने सडनली उनको पुश करा एंड जैसे ही मैंने पुश करा, वो पीछे अपनी कार के दरवाजे से लड़े एंड मैं उठी आँख बंद कर रही मैं एंड मैंने हाथ ऐसे करके गाड़ी के लॉक की तरफ करा एंड वो गाड़ी सेंटर लॉक थी। बट वो लॉक कैसे खुल गया मुझे आज भी नहीं रियलाइज़ होता कि ये कैसे हुआ। बट वो गाड़ी खुल गई एंड मैं जल्दी से बाहर निकल के दौड़ने लगी। मैं अपने आँख से बस एसिड पोंछ रही थी और आँख बंद करके ऐसे ही दौड़ रही थी। थोड़ी-सी आँख खोलती थी, एसिड पोंछती थी एंड दौड़ती थी। एंड ही वाज़ रनिंग आफ्टर मी विद दैट नाइफ, क्योंकि वो हाईवे था, वहाँ पे बहुत लोग नहीं थे, बट एक ऑटो वाले आ रहे थे
एंड वो बस ऑटो रुकी एंड मैं ऑटो पे जंप करके बैठ गई। मैंने बोला, भैया प्लीज़ आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए या पुलिस स्टेशन लेके चलिए, मेरे घर वाले आपको पैसे दे देंगे। तो वो कहने लगे, नहीं कोई बात नहीं, पैसे की बात नहीं है, मैं ले चल रहा हूँ। तो वो जब ले जाने लगे तो मुझे अपनी पैरों में इतनी शदीद जलन हो रही थी कि मैंने अपनी जीन्स उतारने लगी मैं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि अरे आप ऐसे मत करिए प्लीज़। तो उन्होंने अपने जो ऑटो का सफाई का कपड़ा होता है मेरे पैरों पे डाला, बिकॉज़ मेरी आधी जीन्स जल चुकी हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। एंड मैं पेन बेयर करते-करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो थोड़ा मैं बेहोश होने लगी थी। बट सडनली वहाँ पर रामाबाई पुलिस स्टेशन है बहुत पास में, तो वो ऑटो वाले मुझे पहले पुलिस स्टेशन लेके गए एंड वहाँ से पुलिस वाले आए एंड बहुत भीड़ लग गई, बिकॉज़ वो एक रामाबाई एक मॉन्यूमेंटल प्लेस भी है कोई, तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग गई लोगों की। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओके मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इतनी भीड़ लग गई है। बट पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने मेरा फ़ौरन नंबर लिया मुझसे एंड घर फ़ोन कर दिया एंड पुलिस वाले ने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ कोई विमेन आके बच्ची के साथ बैठ जाए, बिकॉज़ ये बेहोश हो रही है अब। बट कोई भी वहाँ पर राज़ी नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरी हालत देख के किसी में शायद नहीं हिम्मत थी उस टाइम पे। बट एक बूढ़े अंकल आए, आज भी मुझे उनकी शक्ल याद है अच्छे से। तो वो आए एंड मैंने उनके कंधे पे अपना सर रख लिया, तो वो थोड़ा-सा हेजिटेंट हुए, बिकॉज़ उनको लगा एक लड़की है। तो पुलिस वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी पोती की उम्र की है। मैंने उनके कंधे पे सर रख लिया और मैं काइंड ऑफ थोड़ा बेहोश होने लगी। तभी एक हॉस्पिटल लेके गए जिसका नाम है लोक बंधु, लखनऊ में, आशियाना में। तो बट वहाँ पर जैसे ही पहुँची मैं एंड मुझे उठाया गया, मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि उनकी जैकेट उस एरिया से गायब हो चुकी थी जहाँ पर मैंने उनका सर रखा हुआ था। वो एसिड इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड था। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए अंदर, तो वहाँ पर बर्न वार्ड नहीं था। वहाँ से मुझे बस इंजेक्शन लगाया गया और मुझसे पूछा गया कि ये किसने करा है। उसके बाद बस मुझे शिफ्ट करने लगे। एम्बुलेंस में शिफ्ट ही कर रहे थे कि मेरे अच्छे मामा और मेरे नाना वहाँ पर गाड़ी से पहुँच गए। एंड जैसे ही मैंने उनको गाड़ी से उतरते हुए देखा, मैंने चिल्लाया कि अच्छे मामा, रियाज़ मामा को मत छोड़ना। मेरे रियाज़ मामा थे वो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा करा हुआ था। तो मेरे अच्छे मामा ने मुझसे कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं नहीं छोड़ूँगा। और मेरे नाना को मेरे साथ एम्बुलेंस में भेजा और मेरे अच्छे मामा मेरे कार से पीछे-पीछे आने लगे। मेरे नाना पुलिस में थे और मैंने आज उस टाइम तक एटलीस्ट ज़िंदगी में उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। एंड दैट वाज़ द मोमेंट ही वाज़ हाउलिंग एंड क्राइंग। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, ओके मेरे नाना रो रहे हैं। और मैंने नाना को कहा, नाना चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगी, नाना परेशान मत होइए। एंड फिर मुझे वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है लखनऊ का, सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर लेके जाया गया। उसके बाद तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मुझे बेहोश कर दिया गया। वहाँ पर मेरी डॉक्टर जो थे, वहाँ के सीएमओ, उन्होंने ट्रीटमेंट करा स्टार्टिंग में उस दिन, उस रात वहाँ पर। तो मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि इंजेक्शन डाल-डाल के तुम्हारा एसिड निकाला गया फेस से, ताकि वो ज़्यादा अंदर जाके टिश्यूज़ डैमेज ना कर पाए। तो मेरा ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग ही बहुत बेहतर तरीके से हुई, बिकॉज़ थोड़ी पढ़ी-लिखी फैमिली थी, थोड़ा ज़्यादा फ़ोर्स लग रहा था वहाँ से, इसलिए शायद मे बी दिस वाज़ द रीज़न। बट सडनली दूसरे दिन मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज़ बर्न पेशेंट्स का कहीं पर भी एक प्राइवेट रूम नहीं अवेलेबल था। जनरल वार्ड में बर्न पेशेंट्स को रखना, बर्न पेशेंट्स डोंट डाई ऑफ बर्न, बर्न पेशेंट्स डाई ऑफ इन्फेक्शन। तो वो एक प्रॉब्लम मेरे घर वालों को नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही थी कि ये कैसे एक जनरल वार्ड में रख दिया गया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो जो मेरे अच्छे मामा हैं, जिनको मैं प्यार से अच्छे मामा कहती हूँ, मेरे मामू हैं, एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो ये इंसिडेंट सैटरडे 1 जनवरी 2014 में हुआ था एंड मंडे मॉर्निंग ही मुझे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि सिप्स है लखनऊ का, वो बर्न स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। एंड वहाँ पर जब पहुँचे तो मेरा इन्फेक्शन 17% बढ़ चुका था। बट वहाँ पर जो मेरी केयर हुई, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया एंड इवन जो मेरे घर वाले थे उनको भी लिमिट कर दिया गया कि आप लोग सब मास्क लगा के आएँगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ एंड केयर हुई। उसके बाद वहाँ पर जो फिर स्टार्ट होती है हमारी हॉस्पिटल की जर्नी, क्योंकि अब इंसिडेंट तो हो चुका था, असली मुश्किलात तो अब शुरू हुई थी। तो जो बच्ची एक इंजेक्शन से डरती थी, उसके कौन-सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर ड्रिप नहीं लगी हुई थी, बिकॉज़ दोनों हाथों में ड्रिप लग चुकी थी, पैरों के नर्व्स में ड्रिप लग चुकी थी। इनफैक्ट ये नौबत आ गई थी कि कमर तक में ड्रिप लगनी पड़ी थी। तो रोज़ इंजेक्शंस, रोज़ ऐसी टेस्टिंग होती थी, ब्लड टेस्ट होता था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट मेरा हौसला मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली ने जितनी कोशिश कर सकती थी, उतनी कोशिश करी मुझे एक खुश रखने की, एंड ऑनेस्टली मैं उनके लिए खुश भी रही। घर वहाँ हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा लेके आते थे कि चलो तुम खुश हो जाओ। फिर आई रिमेंबर सेकंड डे था हॉस्पिटल का, मैं वॉशरूम गई उठ के, तो हमारा जो वॉशरूम था, वहाँ पर मेरे घर वालों ने दुपट्टा डाल दिया था मिरर पे। उनको लगा शायद मैं देख के अपसेट ना हो जाऊँ। बट मेरी भी एक नेचर है कि जो भी है एक्सेप्ट करना है, किसी चीज़ से भागना नहीं है। मैंने वो मिरर से दुपट्टा हटाया एंड मैंने खुद को देखा। 2 मिनट के लिए तो मेरा हार्ट सिंक कर गया था ऑनेस्टली, बट फिर मैंने हिम्मत करी, कोई बात नहीं रेशम, ठीक हो जाएगा सब, डोंट वरी। फिर मैं बाहर आई एंड थोड़ा-सा उस दिन मैं अपसेट थी, तो मेरे अच्छे मामू ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए उस दिन और कहा, "बेटा यू हैव 2 ऑप्शंस नाउ।" पहला ऑप्शन ये है कि आप ये चीज़ समझ लें कि लाइफ में कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। हर इंसान में इम्परफेक्शंस हैं, किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं एंड आपके हाथ में है। आप जैसा खुद को देखेंगे, वैसे आपको दुनिया देखेगी। तो आपके हाथ में है, आप आपको एज़ अ विक्टिम देखते हैं या एज़ अ सर्वाइवर देखते हैं। तो यू हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड कम आउट ऑफ दिस। जो भी हुआ है, हो गया है। वी कैन नॉट चेंज इट। तो एज़ अ इस चीज़ को आप अपना टर्निंग पॉइंट लाइफ का बना लो। एक बहुत अच्छे इंसान बन के कुछ दुनिया के लिए कर जाओ। एंड दूसरा ऑप्शन था कि आप रूम में अपने आप को सेक्लूट कर लो एंड रो खूब, अपने आप को बिल्कुल बंद कर लो एंड पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट दो। एंड अगर ये करने से
चीजें वापस ठीक हो जाएंगी, तो हम सब बैठ के रोते हैं, हम सब खूब रोएंगे, बट शर्त यह है कि चीजें वापस से ठीक हो जाएंगी एंड चेंज हो जाएंगी। तो यू हैव टू ऑप्शंस। बस वो 2 ऑप्शंस मेरे दिमाग में आज तक बस गए एंड मैंने पहला ऑप्शन चूज करा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं है चेंज करने का। तो मुझे पहला ऑप्शन चूज करना है एंड मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, बिकॉज मैं ऑलरेडी सफर कर रही हूँ, जो ऑलरेडी मैंने कुछ करा नहीं है। एक बच्ची 15 साल की, वो क्या क्या सफर कर रही है, कितना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन सह रही है, एंड मैं खुद को भी खुद से सजा देने लगूं, तो ये तो एक फेयर बात नहीं है ना। मुझे खुद से मोहब्बत करनी है सबसे ज्यादा, एंड मैं कैसे देखूंगी खुद को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैंने उस दिन वो सोच लिया एंड फिर मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ बनी रही, बहुत सारी चीजें रही कि कोर्ट केसेस रहे, हजारों चीजें होती रही बीच में, बट मेरी फैमिली ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरे नाना नानी, मेरे अच्छे मामू, मेरे काकी, मेरे मम्मा पापा, इतने लोग मेरे साथ खड़े रहे एंड लिटरली रॉक की तरह खड़े रहे, और इस चीज में को मैं कभी भूल ही नहीं सकती। एंड दे वर माय स्ट्रेंथ ऑनेस्टली। एंड फिर उसके बाद मेरा 12th स्टार्ट हो गया, बिकॉज 11th के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे जब ये इंसिडेंट हुआ। तो अब मेरे पास घर वालों ने ऑप्शन दिया कि बेटा ऐसा करो, तुम रेस्ट कर लो, आराम कर लो, ये साल ड्रॉप कर दो, फिर अगले साल 12th दे लेना। मैंने बोला नहीं, आप ही लोग ने तो मुझे सिखाया है कि अपनी लाइफ को तुम्हें सफर नहीं करने देना है, तो मैं कैसे सफर कर जाऊं फिर ये। मैंने बोला आप स्कूल में बात करें, तो स्कूल वाले भी मेरे साथ कंटिन्यूसली हॉस्पिटल आ रहे थे, विजिट कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स सब लोग। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा श्योर वी विल प्रमोट हर टू क्लास 12 बिकॉज 11th फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई है, बट उसके प्रीवियस मार्क्स पे मैं उसको 12th में प्रमोट कर दूंगी। एंड 12th मैंने हॉस्पिटल से ऐसे ही दिया, ट्रीटमेंट्स के बीच में दिया, एंड आई स्कोर्ड 87% इन क्लास 12th उसी साल। एंड उसी साल मैंने जामिया का फिजिक्स ऑनर्स में एंट्रेंस भी क्रैक करा, एंड मेरे साथ में ट्रीटमेंट्स भी चल रहे थे, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहे थे। मगर मेरे घर वालों ने कहा, मेरे अच्छे मामू ने कहा मुझसे, बेटा जाओ तुम, आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दिस होम एंड गो एंड लिव योर लाइफ, जाओ तुम दिल्ली जाओ, इट वोंट बी इजी। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, आसान नहीं होगा, खासकर इंसिडेंट के 1 साल बाद। अभी तुम्हारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, मैं ट्रीटमेंट्स के लिए तुम्हें घर लेके आऊंगा, बट मैं चाहता हूँ तुम जाओ एंड दुनिया को फेस करो। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरी लाइफ का शायद मेरे अच्छे मामा का और मेरा बेस्ट डिसीजन था, बाहर निकलना। बिकॉज शायद मैं अगर घर पे रह जाती ना, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता। मैं बाहर निकली, डिफरेंट लोगों से मिली, अच्छे भी बुरे भी, बट ऑनेस्टली अच्छे बहुत ज्यादा थे। एंड शायद मैंने जो नेगेटिव बातें थी उनको इग्नोर ही कर दिया, इस हद तक इग्नोर कर दिया कि मुझे याद भी नहीं है। बट मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत सारी परेशानियां भी आई जो मैंने खुद फेस किया। बीइंग एन एसिड अटैक सर्वाइवर, इट वाज नॉट इजी फॉर मी, बिकॉज मेरे हेयर का एक पैच लूज कर दिया था मैंने। आई यूज्ड टू टेक स्कार्फ एवरी टाइम इन हॉस्टल, इवन इन हॉस्टल मैं कंफर्टेबल नहीं थी। बट उन सब चीजों के बावजूद मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करा, हर चीज में अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करी, सारी चीजों को ओवरकम करा। बहुत सारे बार हार्ट लॉस हो जाता था, सिंक कर जाता था ऑनेस्टली, बट वो फॉर अ मोमेंट। मैंने उस चीज को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, उसके बाद मैं अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ JNU से। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आई डोंट रिग्रेट सेइंग नो एट दैट टाइम। जो वो 15 साल की बच्ची ने सफर करा है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। बट मैं रिग्रेट नहीं करती उस नो कहने को, बिकॉज लोगों को नो कहना उनका हक है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई सेड नो, वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज वर। जो कॉन्सिक्वेंसेज मैंने फेस करे, ये मेरी लाइफ में लिखे हुए थे। एंड मैंने एक चीज सोच ली अपनी जिंदगी में कि मैं अगर अपने जैसे 10 रेशम को भी बचा सकूं ना ऐसे हीनियस क्राइम से, या 10 लड़कों के दिमाग में एक दिमाग डाल सकूं मैं कि लड़की आपके काउंटर पार्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो नो कह रही है तो लर्न टू लिसन, लो, एक्सेप्ट करो उस नो को। एंड लिटरली मैंने इसीलिए अपना एब्रा फाउंडेशन भी स्टार्ट करा है, जो कि एक बेसिक लेवल पे अभी मैंने स्टार्ट करा है जनवरी में ही। उससे मेरा जो ये पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए मैंने स्टार्ट करा है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि उसके थ्रू मैं स्कूल्स में जाके लड़कों से, लड़कियों से बात करूँ, एंड लड़कों को खासकर जो एक ग्रोइंग एज होती है 7 to 15 ईयर्स, उनको समझाऊं। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारी सोसाइटी में सोच है, एंड सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लड़की को ऑब्जेक्टिफाई जो करके बच्चे देखते हैं आजकल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा शो किया जाता है। इंपॉर्टेंस सिर्फ आप इंपॉर्टेंस देते हैं लड़कियों की परवरिश को, लड़कों की परवरिश को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। उनको सिखाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। सिर्फ लड़कियों को रोक के कुछ नहीं होगा, लड़कों को सिखाना भी बहुत जरूरी है। एंड नो एक्सेप्ट करना सिखाना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं कैसे भी ऐसे बच्चों को सिखा सकूं एंड समझा सकूं। एटलीस्ट अपनी फैमिली से मैंने ये चीज स्टार्ट करी है, अपने छोटे कजिन्स को, सबको बताती हूँ मैं अपनी स्टोरी प्राउडली। तो और सबसे बड़ी बात है सोसाइटी की। तो मुझे सोसाइटी की ऑनेस्टली बुरी बात तो याद नहीं है, जब ये इंसिडेंट हुआ था बहुत ज्यादा बुरी बातें नहीं थी, बट एक प्रॉब्लम थी सोसाइटी में जो मुझे आज भी याद है। मतलब, और ये मुझे बहुत अनएजुकेटेड लोगों से मैंने नहीं सुनी है, एजुकेटेड लोगों से सुनी है मैंने। वो एक 15 साल की बच्ची जो सफर कर रही थी, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सफर कर रही थी, मैंने अक्सर सुना है लोगों से, अरे अब बस शादी में परेशानी होगी। मतलब लड़की होने का मतलब है आपकी जिंदगी में शादी ही होना, बस शादी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है आप। एंड मैं अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी, मैं इतना शैलो इंसान चूज ही क्यों करूंगी जिसको ये इस चीज को वो ऐसे नेगेटिवली देखेगा। तो सोसाइटी को चेंज होना बहुत जरूरी है। लड़की का मतलब शादी ही नहीं होती, वो बहुत कुछ कर सकती है दुनिया में। एंड शादी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इवन इफ इट इज इन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ।
मैं शैलो इंसानों को ऐसे क्यों, मैं शैलो इंसानों को दोस्त नहीं बनाती हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी को ये चीज समझना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, बहुत जो मुझे सपोर्ट करने वाले मिले, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है बेसिकली कि रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस वी शुड लाइट आवर ओन कैंडल। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि हम अपना पार्ट कर जाएं जो कि दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाए। सो बस मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि और लोगों की हेल्प कर जाए, बाकी लड़कियों को सेव कर सकूं। बहुत सारी ऐसी रेशम है जिनको जरूरत है, तो उन सबके लिए कुछ कर पाऊं। सो दैट इज द मेजर पर्पस ऑफ माई लाइफ, और मैंने अपनी लाइफ का मकसद वही बना लिया है। फिलहाल मैंने अपना मास्टर्स कर रही हूँ मैं, और एज अ जर्नलिस्ट भी वर्क करती हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। और मेरा जर्नलिज्म में भी फोकस इसी पे रहता है, मेजरली विमेन इश्यूज पे। एंड जाते जाते मैं जोश टॉक को थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया एंड अपनी स्टोरी रखने का मौका दिया। सो थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।